दोस्तों, मैं क्षमा याचना करता हूँ। पहले तो 5-7 मिनट विलंब हुआ क्योंकि श्री लालू की बेल की याचिका लखनऊ में चल रही थी और उसके बाद 5-7 मिनट और विलंब हुआ क्योंकि ये पासवर्ड मांग रहा था और कनेक्शन नहीं हो सकता था। तो वो बेल याचिका खत्म होने के बाद भी करीब-करीब 10 मिनट से हम ये कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज की बहुत ही संक्षिप्त रहेगी प्रेस वार्ता। उसका कारण ये है कि हम 4:15 बजे, 4:30 बजे चुनाव आयोग भी जाएंगे। मेरे अतिरिक्त माननीय पटेल साहब, शक्ति सिंह जी गोहिल, रणदीप सुरजेवाला जी, सातव जी और व्यक्ति भी जाएंगे, चावड़ा जी, क्योंकि ये गुजरात से संबंध रखता है। लेकिन मैं थोड़ा इसको और चुनाव आयोग के अलावा भी व्यापकता से आपको करीब 5-7-10 मिनट में बता दूं। ये बात है थोड़ी और लार्जर पर्सपेक्टिव की, और वो है कि आपने सत्तारूढ़ सरकार की हैसियत से करीब-करीब हर प्रदेश में जिस प्रकार के कारनामे किए हैं सत्तारूढ़ सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी की हैसियत से, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है गणतंत्र के लिए और संविधान के हर स्पिरिट के विरुद्ध है। मैं आपके समक्ष ये मुद्दा उठाना चाहता हूं कि संविधान में जो लिखा है सिर्फ वही महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान में जो नहीं लिखा है या संविधान का जो स्पिरिट है, अक्षर नहीं है, जो संविधान की अस्मिता है, आत्मा है, वो और भी ज्यादा जरूरी है। इसमें हमने जो चुनाव आयोग को भी कह रहे हैं और एक विशेष एमएलए श्री वंश के विषय में आपको बता रहे हैं, 4-5 चीजें दर्शित होती हैं सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा, सत्तारूढ़ गुजरात सरकार द्वारा। ए के भ्रष्टाचार से लिप्त कर दिया इन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनाव की प्रक्रिया। जहां भी उनको थोड़ा भी अंदेशा होता है कि हम एक किसी व्यक्ति को और तोड़ के बना दें, आडंबर के आधार पर, सच्ची नहीं आडंबर के आधार पर बनाई हुई बहुमत बना लें, तो करप्ट प्रैक्टिसेस एक पहला फैसेट है। दूसरा है जानबूझकर इन्हीं करप्ट प्रैक्टिसेस द्वारा और उससे भी ज्यादा डरा के, धमका के, केसेस करके, पुलिस लगा के आपसे इस्तीफा कर, कहीं तो इस्तीफा करवा लें। अब संविधान वालों ने कभी ये नहीं सोचा था कि 100 लोगों की असेंबली इस्तीफा करके 90 लोगों की असेंबली बना लो, तो आपकी जो 45 की जो नंबर है वो अचानक बहुमत जैसा लगने लगता है। 100 में नहीं होता है 45 बहुमत, लेकिन 90 में हो जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो संविधान की अस्मिता और प्रेरणा, उसकी आत्मा, उसके स्पिरिट को समझ के आती है। और ये लोग जो अभी सरकार की लोलुपता में इतने मस्त हैं, इतने मंत्रमुग्ध हैं कि उनको उसका कोई इल्म नहीं है, न कोई उसके प्रति कुछ भी जिम्मेवारी। तीसरा फैसेट है नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड। जब इलेक्शन आते हैं, और अभी तो राज्यसभा की बात हो रही है, तो इस प्रकार की नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाती है। और चौथा है कि 10वें शेड्यूल, जिसको आप 10th शेड्यूल, दल बदल वाला शेड्यूल कहते हैं, उसकी तो ऐसी मजाक उड़ाई जाती है कि मैं समझता हूं कि उसका होना नहीं होना बराबर है। ऐसा आपने मार्च से देखा 8-9 एमएलए के विषय में। हमने सीधा आरोप लगाया है कि सबको प्रलोभन देके, धमका के, डरा के, केसेस फाइल करके किया गया। अब उनमें से मैं एक उदाहरण ले रहा हूं जो आपके नाक के नीचे अभी हो रहा है। आपको पता है कि गुजरात में 180 सीट्स में जो कि 2 नहीं है, उस सब गणित को छोड़ दें, ये माना गया है कि 2 सीट सत्तारूढ़ बीजेपी को मिल सकती है गणित और आंकड़ों के आधार पे, और 2 सीट विपक्ष, जो मुख्य विपक्ष है, कांग्रेस को मिल सकती है। 4 टोटल सीट्स। आपको संतोष नहीं है, आप सत्ता में पागल हैं, आपको लालच है, आपको लोलुपता है, तो आप सोचते हो कि भाई उस 2 को 3 कैसे करोगे। सीट 2 ही, या गणित वही है, गणित है वहां का 72 का एक वैल्यू होता है वोट का। तो 72 वैल्यू के वोट में अगर आप काउंट करें, मैं अभी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो गुजरात में 2 आपकी, 2 हमारी होती है। लेकिन अगर आप विकृत रूप से अपने सत्तारूढ़ पावर को इस्तेमाल, दुरुपयोग करके उसको 3 बनाना चाहते हैं, तो आप ये सब करते हैं। तो मैंने आपको 5 हेड्स दिए, 4 हेड्स दिए, करप्ट प्रैक्टिसेस, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड, दल बदल के प्रोसेस को पूरा विकृत करना इत्यादि। जो वंश की बात की मैंने, उनका पूरा नाम है पुंजा भाई वंश।
ये ऐसे 8-9 केसेस हो चुके हैं। मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ये नहीं समझिए कि हमारी सूची में सिर्फ यही है। उनको एक केस में, अब आपको पता है कि ये चुनाव तो हो गया होता मार्च में, कोरोना के कारण अब ये स्थगित हो गया। जैसे ही स्थगित हुआ, बीजेपी की एक ही सोच है कि हमें 3 महीने का एक विंडो मिल गया, और करो खरीद फरोख्त, और करो एक नंगा नाच पैसे का, और करो इस प्रकार की कुरीतियां जिनका संवैधानिक कुछ स्थल नहीं है। तो इन्होंने वापस शुरू किया, और 19 की तारीख जानते हुए जबकि वोटिंग होगी, एक पुराने इंसिडेंट ऊना में फायरिंग के विषय में, जहां पे इनका नाम भी नहीं है कंप्लेंट में, ये उपस्थित भी नहीं थे, 8 जून को बुलाया गया पुलिस के सामने। खैर बहरहाल ये पहुंचे एक नागरिक की हैसियत से, लॉ अबाइडिंग सिटीजन की हैसियत से। 6 घंटे इनको इंटेरोगेट किया, 6 आवर्स। उसके बाद 9 तारीख के लिए एक और समन्स दिया। उस दिन फिर वो पेश हुए। उस दिन उन्होंने फिर कई घंटे रखा। आपको पता है कि चुनाव आ रहे हैं, आपको कुछ क्रिएट करना है, कुछ तंग करना है। 8 तारीख को इनको रखा गया लगभग 11 बजे से 6:30 बजे तक, 7.5 घंटे। 9 तारीख को इनको लगभग 4 से 8 बजे शाम को 4 घंटे। अब मैं नहीं समझता कि 11-12 घंटे में कोई ऐसी चीज बच जाती है जो आप मुझसे नहीं पूछ सकते, अगर आपका उद्देश्य सीधा और सही है। उसके बाद एक समन्स आता है 11 तारीख को कि आप वापस आइए। 10 तारीख को आता है वापस आइए, 11 को आइए, यानी कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल। फिर वो कल जाते हैं, वो लिखते हैं चिट्ठी पहले तो कि मैं इतने घंटे 11 घंटे आ गया, मैं सीनियर मेंबर हूं, मैं राज्यसभा इलेक्शन के बाद आना चाहता हूं, मुझे भय है कि आप दुरुपयोग करेंगे अपने अधिकार क्षेत्र का, मुझे तारीख दे दीजिए। वो तारीख नहीं देते हैं और एक फ्रेश समन इशू करते हैं, आज 4 बजे बुलाने, 12 तारीख को, आज। ये व्यक्ति पंजभाई वंश का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। हार्डकोर क्रिमिनल्स को भी आप फौजदारी की प्रक्रिया में इस प्रकार से नहीं घेरते हैं। कंप्लेंट में इनका नाम नहीं है, वारदात पुरानी है, 8 और अभियुक्त हैं, उनके विवरण में इनका नाम नहीं आता है। और ये मान लीजिए कि आप तंग करना चाहते हैं, 12 घंटे भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये अचानक गतिविधि चुनाव के पहले कैसी? इनको भी उस सूची में जोड़ना चाहते हैं जो इस्तीफा दे दे? इनको भी सूची में जोड़ना चाहते हैं जो एक आर्टिफिशियल मेजोरिटी बनाएंगे उस असेंबली में जहां आप जानते हैं कि आपके 2 से ज्यादा मिल नहीं सकते आपको? तो दोस्तों, मैं अपनी बात ये अंत करूंगा कि ये आज की बात है, 4 बजे। उनको ये संदेश बड़ा स्पष्ट है मेरा कि हम कांग्रेस के लोग, पार्टी के लोग, जो राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, ऐसी गिदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है। उल्टा डरना आपको चाहिए, क्योंकि हम इसको हर फोरम पे उठाएंगे। ऑफिसर्स जो हैं, जो इस प्रकार के दुष्प्रभाव में आ रहे हैं, उनको भी याद रहना चाहिए कि हम हर प्रकार का उठाएंगे मुद्दा कि आप पे दुरुपयोग किया जा रहा है आपके पावर का, धमकियों द्वारा। और चाहे वो चुनाव आयोग, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, आखिर देर है अंधेर नहीं है इस देश में। अगर कानून का कोई भी करारी चपत लगती है तो उन सब अफसरों को भी और उन सब व्यक्तियों को भी जो इस दुष्प्रभाव में आके गलत कुरीतियां कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये अगर होता केस कि कोई नई वारदात कल परसों हुई है और हम कभी गए नहीं, हम लुके छिपे भाग रहे हैं, ये पुरानी वारदात पे आपने 12 घंटे ज्यादा मेरे को इंटेरोगेट कर लिया है, और आप लास्ट वीक में 1 हफ्ते की एडजर्नमेंट नहीं देके वापस बुला रहे हैं मेरे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कुछ अगर भगवान से नहीं डरते तो कानून से डरिए। मैं अंत करूंगा अपनी बात आपको याद दिला के कि संविधान का अक्षर सिर्फ आवश्यक नहीं है, उसकी आत्मा, उसका जहां वो चुप है, संविधान का कहना और संविधान का चुप रहना बराबर है। उसकी संकेतात्मक जो प्रावधान है, इसके लिए मैं आपको एक सूची दूंगा एआईसीसी के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है इसके बारे में। बड़े प्रभावशाली शब्द किए हैं, मैं 1-2 कोट करूंगा, बाकी आपको सूची देंगे मेरे कॉलीग्स वहां से। किन चीजों की बात की है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, संविधान की आत्मा की,
नैतिकता की, कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की। बैठकर हर वक्त हमारे संविधान निर्माता ये नहीं सोच सकते किस प्रकार से दुरुपयोग करेंगे, लिखा नहीं जाता सब कुछ। 100 की असेंबली को 90 बनाना संविधान की प्रक्रिया कोई हो सकती है कभी? तो उन्होंने कहा है, एक मैं केस दे रहा हूं आपको, पुराना 2018 का, पुराना नहीं नया ही है, एनसीटी वाला केस। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट ए डॉक्यूमेंट इन solemn form but a living framework for the government, exhibiting a sufficient degree of cohesion, and its working depends on the democratic spirit underlying it being reflected in letter and spirit. आगे कहा है उसी जजमेंट पे, to realize the true and ultimate purpose of the constitution not only in letter but also in spirit. उसके बाद कहा है 302 पैरा में उसी जजमेंट में, constitutional morality fills in the constitutional silences to enhance and complete the spirit of the constitution. अरे भाई, मोरालिटी नैतिकता की बात तो दूर, आप तो इसका विकृत एक संहार कर रहे हैं। आगे कहा है, constitutional morality provides a principled understanding for unfolding the work of governance. It is a compass to hold in troubled waters. It specifies norms for institutions to survive and expectation of behavior that are meet not just the text but the soul of the constitution. तो मैं आपको वो शब्द बता रहा हूँ, 4 इसके अलावा अतिरिक्त केसेस हैं, उसकी सूची आपको मिलेगी। हम बड़े पुरजोर तरीके से, मैं भी उस पर जा रहा हूँ डेलीगेशन में, चुनाव आयोग को ये रखेंगे, कोर्ट कचहरी को रखेंगे, और हम सावधान करना चाहते हैं कि अगर ये सत्तारूढ़ पार्टी समझती है कि आपकी गीदड़ भक्तियों से हम डरने वाले, या हमारे जो सोल्जर्स हैं, एमएलएज हैं, वो डरने वाले हैं, तो आप हमको जानते नहीं, हमको समझते नहीं, इस देश की लोकतांत्रिक ट्रेडिशन, विरासत को नहीं समझते। धन्यवाद। मैं आज जल्दी माफी मांगूंगा, लेकिन आप प्रश्न पूछ सकते हैं 2-4 मिनट पर, जल्दी माफी मांगना। आनंद पटेल from India Today. Sir, my question to you about is the turn of events which have taken place in Gujarat, and not only this, but previously we've seen in the states as well, a similar modus operandi has been followed. So you just said that the 10th schedule is now redundant, and it's become a mockery. So what do you suggest is the way forward? You're meeting the ECI today, but going to the Supreme Court, reviewing it. It's a very important question. You know that I know, apart from a congressman, also as a counsel appearing in those very cases, whether it is Karnataka or Maharashtra, whether it is Jharkhand or Uttarakhand, these are all forms of the same root problem. But you know as well as I do that you will amend the law, I as a legislator will pass the law, and we will both clap. The solution is not in amending the law. It is relying on what you call your vivek. Everything can't be said. A law cannot anticipate how you will operate with perversity. If you are hell-bent upon being perverse, no law can protect it. So the first point I want to expose to this press conference is that you have to be not calling yourself dignified rulers of this country. What is the Prime Minister's sermons? What use is it of? His great updeshas, his very, very pious references to principle, if he can't control this kind of practice. Secondly, we will raise it through you in fora, because it is the name and shame which is more important than amending the law. And thirdly, of course, we will look at amending the law if we can. But let me assure you that amending the law is not going to be a long-term problem. It is the naming and shaming, exposing and telling you that the Chal Charitra Chehra has to match the spirit of the Constitution. So are you suggesting that no law can stop this? Are you saying this, that an stringent law formulated? How much can a law stop, Mr. Patel, if I come and bribe you and you are in the quiet corners of a room bribed to do something? I mean, you understand the limitations. I'm not saying law can do nothing. There are things which we can do, but each time we do something, the BJP is finding ways and means by corrupt practices, by coercive practices to circumvent it. And as you know, law will be changed by whom? That's another question. Rightly or wrongly, democracy functions on majority. You are looking for the decimators of law to be the guardians of law. You are looking towards the decimators of law to be the creators of law.
That is why the naming and shaming through you is more important. It is not to talk of law's impotence, but it is to talk of people who are circumventing it and not reforming it. Thank you. Syed from INS, please come in fast. Sir, when Operation Kamal is flourishing, then why it is that only Congress MLAs are being lured and on sale? Why the party could not stop these MLAs to go and cross over to other party? Number one, because we are not as dirty as they are. Yes, I know it sounds a little odd in today's world, but everybody has not descended to the gutter level of politics. Yes, everybody is not indulging in corrupt practices to the degree it is widely believed. There are still some principles left. There is still some contentment. There is still some fear of the constitution and the law, except for one party, one group, one category. Because they are punch drunk with power. They are punch drunk because they think that they are in power and that they shall remain eternally in power. Secondly, in another answer, a separate answer, but equally important answer to your important question is, do you really think anybody in this country has the economic wherewithal with which all this is happening? Do you really think that this is happening innocently? Need I say more about corrupt practices? Nobody else has those kind of resources. Nobody. And thirdly, nobody in Gujarat also has the crass, cheap, coercive political power to threaten you, to overawe you, to pressurize you, to scare you. What is this person bunch being subjected to? For an offense in which you are not named from 8 तारीख से आज तक आपको हद बुला रहे 12 घंटे के लिए टोटल मिला के, ये क्या चीज है? अब हम नहीं कर सकते, ये आपने पूछा हम कैसे करें बताइए? अगर हम करना भी चाहें, हमारा करने का कोई इरादा नहीं, कैसे करेंगे? थैंक यू. Preeti Bhardwaj. We may have to end a little quickly today, if you don't mind. सर, सुओ मोटो से अलग मुद्दे पर है. कल भी क्योंकि सर ने दिल्ली के मुद्दे को लेकर के चिंता जताई थी. आज कोर्ट ने भी इस मसले पर दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई है. दिल्ली में जो मौतों का आंकड़ा है, कल एमसीडी ने एक आंकड़ा जारी किया, वो दिल्ली सरकार के आंकड़ों से बिल्कुल विपरीत था. इसके अलावा अस्पतालों की स्थिति को लेकर के भी लताड़ लगाई है और बिल्कुल नाखुश दिखे हैं. इसको लेकर के आप क्या कुछ कहते हैं? और कोविड की स्थिति को लेकर आपके प्रश्न का सीधा संबंध है उस कंटिन्यूटी से जो कल ही अंत हुई है 24 घंटे पहले, उसको मैंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी. आपको याद है मैंने शुरू किया था एक सेंटेंस से कि ये एक दूसरे को दोषारोपण करना, आरोप प्रत्यारोप और बंटाधार करना उस आरोप प्रत्यारोप और अहंकार के बीच में. ये मैंने अंग्रेजी में भी कहा था, हिंदी में कहा था, कल ही कहा था. ये आप जो बोल रही है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है. आज एमसीडी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम बीजेपी कंट्रोल्ड है, बीजेपी दूध की नहीं है, आप गलती कर रहे हो. आप कहती है कि आप बीजेपी कंट्रोल्ड हो, आप गलती कर रहे हो. एक कहता है कि फिगर एक्स है, एक कहता है फिगर वाई है. आपका प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप वो पैरा पढ़े जो मैंने कल लिखा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण 24 घंटे बाद आपने दिलवा दिया था. अब इसमें मैं समझता हूं कि जो क्रूर रूप से काटा जा रहा है इस चक्की के दो साइड्स में, वो आप जानते हैं कौन काटा जा रहा है, उसका भी हमने कल जिक्र किया था. लेकिन इन चीजों में हर बार जब ऐसा कोई वारदात होती है, गुजरात में चुनाव लेके या दिल्ली में कोरोना लेके, तो लोग सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है. जनता में जागरूकता आ रही है, आक्रोश आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही है. इन दोनों लोगों के बीच में देखिए, मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता. हमने भी 15 में से 5-7 साल एक ऐसी सरकार चलाई थी इस प्रदेश में जिसका मेल नहीं बनता था केंद्र सरकार से, और हमारे को भी कोई हिचक नहीं कहने में कि हमारा विरोध था. कई चीजों पे हमने विरोध प्रकट भी किया, लेकिन कभी हमने विरोध ऐसा किया कि जनता जाए भाड़ में, मैं गलती आपकी निकालूं, आप मेरी निकाले, हम कुछ काम नहीं करें, बहानेबाजी करते गए. ये तो आपने 15 साल में नहीं देखा. सर, एक राकेश कपूर जी, इफ यू हैव टाइम मोर. राकेश जी.
राकेश जी बोलिए। जी सिंघवी साहब, मेरा सवाल यह है कि राज्यसभा चुनावों का जहां तक संबंध है, क्या इस बारे में चुनाव आयोग को कोई आचार संहिता नहीं लागू करनी चाहिए, कंसीडरिंग द फोकसिंग द स्ट्रेंथ of the concerned assembly on the day the elections are declared? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आचार संहिता है जी। जब आप संविधान को कूड़ेदान में डाल रहे हो, आचार संहिता का क्या स्टेटस है? क्या कहीं संविधान में ये आपको लगता है कि दल बदल का 10वां शेड्यूल बना के ये अनुमति है कि आप मुझको कुछ धमका के, डरा के, पैसे दे के इस्तीफा दिलवा लोगे? संविधान में कुछ लिख सकते हैं? आचार संहिता बेचारी क्या करेगी? आप वजह फरमा रहे हैं, हम वापिस इसको उठाएंगे चुनाव आयोग से, लेकिन मैंने जैसा कहा आपको कि जब आपका मन मैला है और आपने कहा है कि मैं सत्ता में हूं, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे 2 की 3 सीट चाहिए, अगर आप ऐसा ठान लेंगे इतने खुले नंगे रूप में, संविधान कुछ हो, सिद्धांत कुछ हो, कानून कुछ हो, मेरे को तो करना है, तो फिर अंततोगत्वा मैं समझता हूं जनता ही इसका समझ लेती है और जवाब देती है। लेकिन ये आप आश्वस्त रहें कि हम एक एक चीज उठा रहे हैं चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग तो हम सीमित नहीं रखेंगे इसको। सबसे बड़ा फोरम मैं समझता हूं आप लोगों का है, क्योंकि व्यापक है और संस्थाएं हैं, हम उठाएंगे बिल्कुल। संदीप सरकार वर्तमान। Singhvi ji, as on date, what is the total number of Congress MLA in your hand? I am not going to get into a arithmetic game. Let me assure you that what I was talking about was their malpractices. I was not talking about any sense of diffidence in the certainty of our victory. Our victory is certain. Our numbers are sufficient. Our means are clean and pure. Our strategy is strong. But that should not prevent me from exposing before you those who are doing the opposite of these 4 adjectives. It doesn't mean that they are succeeding. Partly they are not succeeding because there are people there with principles. There are soldiers there who are committed to a cause. Partly they are not succeeding because of fear of people like you, the press. So you can rest assured that I have absolutely no hesitation or misgivings about the certainty of our success. Thank you. Success So the last means the 2 question. seats we are contesting. Mayank Saxena wants Hello. a question. Also, sir. Last question. हेलो Yeah, and also, sir, people are asking ठीक है सर, whether 2-3 we'll मिनट be approaching them physically 2 मिनट or via video 2 मिनट conference. ये तो आपकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा की बात है, दोनों के हाँ लिए। 2 मिनट में you should join कर हमारी सुरक्षा के लिए भी और आपकी सुरक्षा के लिए फिजिकल क्यों चाहते हैं आप? जी Mayank, ask your question. जी अभिषेक जी नमस्कार, मीडिया विजुअल से मैं सर, सवाल गुजरात के बारे में ही है, पर ये कोरोना को लेकर है। ऐसा है कि हमने करीब 10-12 दिन पहले एक स्टोरी की थी जहां कुछ फर्स्ट हैंड अकाउंट्स थे जिन्होंने हमको ऑन कैमरा ये बताया था कि गुजरात में उनके गुहार लगाने के बावजूद, चक्कर लगाने के बावजूद उनकी फैमिली में कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे, पूरे सिम्टम्स से, और उनके टेस्ट करने से मना कर दिया गया। सीधे अथॉरिटीज ने सीधे मना कर दिया, और उसके बाद जब उन्होंने प्राइवेट लैब्स में किसी तरह टेस्ट कराए तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद उनका नेगेटिव टेस्ट करने को एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं था, और ऐसे ही कह दिया गया कि अब आप लोग क्वारंटाइन अपना खत्म कर सकते हैं। अभी हम गुजरात का डेटा अगर देखें तो वहां पे मॉर्टेलिटी रेट पूरे भारत से ज्यादा है, 6.28% है, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक तरीके से आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइंस आई उसके बाद रिकवरी रेट जो है वो 68.27 मतलब 70% के आसपास पहुंच गया है, जबकि नए केसेस अभी भी उतनी ही संख्या में आ रहे हैं। और अहमदाबाद की आबादी, केवल अहमदाबाद की आबादी की हम बात करें तो जो वर्स्ट अफेक्टेड है वो 80 लाख के आसपास है, जबकि टोटल टेस्ट जो है 2,72,924 टेस्ट किए गए। तो आप जो बात अभी कर रहे थे स्टेट मशीनरी का जो दुरुपयोग है, तो क्या कोविड के इन्फेक्शन के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए आपको लगता है, या क्या पार्टी का आपका वहां से जो इनपुट आता होगा गुजरात से, कि क्या वहां कोरोना को लेके भी स्टेट मशीनरी को ऐसे ही मिसयूज किया जा रहा है जैसे आप बात राज्यसभा के चुनाव को लेकर कर रहे हैं? देखिए, आपने एक तो बहुत लंबा और एक दूसरा असंबंधित प्रश्न पूछा है, यद्यपि महत्वपूर्ण है। ये आपके
उसका प्रश्न का 90% हिस्सा कवर्ड है उस जजमेंट में जो अभी प्रोसीडिंग चल रही है। हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है, ये किसी और दिन के लिए रखिए। ये आंकड़े केंद्र सरकार भी मांगती है कि गुजरात वन ऑफ द वर्स्ट है, 4 जो स्टेट्स में वर्स्ट है। सर मैं अभी आपसे लेकिन माफी मैं मांगनी इसलिए पड़ेगी, सवाल लालू पूछ जी रहा हूँ का- लालू क्योंकि जी का आज केस है। नहीं लालू ये जी का सवाल केस मैंने है, मेरे को माफी मांगनी पड़ेगी। अभिषेक जी का मैंने केस सवाल है। इसलिए पूछा है क्योंकि आज से मयंक, थैंक यू नहीं नहीं आज से मीडिया में हर जगह ये लगातार खबरें जो है इम्प्लांट की जा रही है कि गुजरात रिकवर कर गया है और 15 दिन में जो है 0 हो जाएगा। मैंने भी देखा कल, हाँ, इश्तेहार देखा, वो उनके गुजरात सरकार जो है वो नहीं वीडियोस चला रही है और दिखा रही है कि खबरें इम्प्लांट सब जगह खबरें प्लांटेड हैं अब ये लगातार चल रही तो है कि हम इसको गुजरात। लेंगे, हम जी अगली दफा हम लेते हैं इसको हम। जी हाँ, उनको जाना था कहीं। जी ठीक है इट्स ओके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।